अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस लेक्चर इज़ टोटली अबाउट BS स्टूडेंट्स। BS स्टूडेंट्स जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पे मेरे लेक्चर सुनते हैं, मुख्तलिफ थ्योरीज़ इसमें जो शामिल है हमारी, इसमें उनका नॉमेनक्लेचर है, और इस पर अभी रिसेंटली मैंने वीडियोज़ डाली हैं उनके आइसोमेरिज्म पे, जिसमें मैंने 2 तरह का स्ट्रक्चरल, बल्कि 3 तरह का स्ट्रक्चरल, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस किया। वो भी वीडियो अब अवेलेबल है। फिर आपके ज़्यादा कमेंट्स आते रहते हैं कि सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे बनाएं। कुछ कमेंट्स और भी लेक्चर्स पे होते हैं, ऑर्गेनिक के या समथिंग एल्स। तो मैं सारों पे तो एकदम से वीडियो नहीं बना सकता, ज़ाहिर बात है तरतीब से एक एक करके वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन जिस पे ज़्यादा कमेंट्स होते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दें, वो मैं बना देता हूँ, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, आपने सिर्फ लाइक करना होता है। तो इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी इस वीडियो में हमने पढ़ना है, पहले तो आपको यहाँ पे आर्टिकल नजर आ रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें ना हम ये देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या बिहेवियर मेटल कॉम्प्लेक्सेस या सेंट्रल मेटल एटम जो या आयन होता है उसका किस तरह का हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टाइप ऑफ पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे उसके यूनिट को, और उसके यूनिट के साथ उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है उसमें जो म्यू है यानी मैग्नेटिक मूवमेंट, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, ये सारा फार्मूला हम डिराइव करेंगे। उसके बाद ये आपके आर्टिकल का हिस्सा है बेसिकली, और उसके साथ साथ हम सीखेंगे कि जो स्प्लिटिंग है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में वो कैसे होगी, कितनी होगी, ज़्यादा कहाँ पे होगी, कम कहाँ पे होगी, ठीक है। और फिर हम एग्जाम्पल्स लेके डी में 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, इस तरह डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन करते हुए देखेंगे कि हाई और लो स्पिन के साथ कहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर होगा या मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होगा और कहाँ पे कम होगा फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये सारा कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद हम क्लासिफिकेशन, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कैसे करते हैं। देखो हमारे पास बेसिकली जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं ये 3 तरह की होती हैं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। इसके बरक्स हमारे पास होती हैं डायामैग्नेटिक। पहले मैं इन 2 को मेजर डिस्कस करता हूं, फिर हम अगली टाइप पे आएंगे, सब्सटेंसेस। अब देखो जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है ना, देखो कॉम्प्लेक्सेस में एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है। वो जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उसका जो डी सबशेल होता है, उसके अंदर आगे ऑर्बिटल्स हैं, dxy, dyz, dgx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dz स्क्वायर, ये 5 होते हैं ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने अनपेयर्ड होंगे ये डिसाइड करते हैं उनका मैग्नेटिक बिहेवियर। अगर तो ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर वो पैरामैग्नेटिज्म की तरफ जाएगा। अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो अगर बहुत ज्यादा होंगे तो फिर वो फेरोमैग्नेटिक होगा, उसको भी हम देखते हैं। इसका मतलब जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, पहले तो ये करती हैं, ये कोई अट्रैक्शन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ शो नहीं करती या रिपेल होती हैं, स्लाइटली, हम इनके लिए कह सकते हैं स्लाइटली रिपेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो पैरामैग्नेटिक होती हैं, दीज आर स्लाइटली अट्रैक्ट टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्लाइटली अट्रैक्ट। अगर ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे फिर ज्यादा अट्रैक्ट होंगी, स्लाइटली अट्रैक्ट, ये डिपेंड करता है सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया, ठीक है। आगे इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है, 0 इसमें नहीं होंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो फिर तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा ना। तो इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट। चलो पूरी बात कर लेते हैं। इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें नहीं होते, 0 होते हैं। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयर्ड ही होंगे, अनपेयर्ड नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन, इसकी बात कर रहा हूं। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर वो बढ़ेगा।
अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखें, जो हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती हैं, इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो ज़ीरो होती है, और इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट है यानी म्यू वो ज़ीरो नहीं होती, और इसके यूनिट BM होते हैं, बोहर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, बोहर्स मैग्नेटॉन। तो इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट ज़ीरो नहीं होती, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, और इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट ज़ीरो होती है। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये उससे रिपेल होता है, या अट्रैक्ट या रिपेल कुछ भी नहीं करता, सॉरी अट्रैक्ट नहीं होता, या अट्रैक्ट नहीं होता या रिपेल होता है। ठीक है, यानी कोई असर नहीं होता या रिपेल होता है। फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो फिर उस करैक्टर को हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो फेरोमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? फेरो बेसिकली फीरम, आयरन का जो है ना नेम है फीरम, तो फीरम से निकला है, यानी आयरन लोहा बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो उसी से हमने एक डिराइव किया फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर। अब जो सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखती हैं ना, उनके नेचर को फिर हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम होते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे क्या होते हैं जी? यस, ये होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास म्यू की वैल्यू है, म्यू इज हाई, जारी बात है म्यू की वैल्यू यानी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होती है, ये भी बात। अच्छा, फिर ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांगली अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है जी हमारे पास फेरोमैग्नेटिज्म। तो तीन तरह का मैग्नेटिज्म हो गया, जिसमें हमने देखा पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। आई रियली होप ये स्टार्ट वाली बात आपको समझ आई होगी। अब देखो, जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये मैग्नेटिक जो है वो प्रॉपर्टी उसके अंदर आ रही होती है, वो शो कर रहा होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल्स में भी घूमता है और अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन भी करता है, यानी वो यूं मतलब वो ऑर्बिटल कौन सा है वैसे, मतलब अगर डंबल शेप का है तो इलेक्ट्रॉन यूं डंबल फॉर्म में घूम रहा है यूं, ठीक है, 8 की फॉर्म में यूं, तो ये उसकी एक मोशन है। इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है इलेक्ट्रॉन के इस तरह घूमने से, यानी ऑर्बिटल स्पिन की वजह से, और इलेक्ट्रॉन का अपने एक्सिस के गिर्द घूमने से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दो तरह से प्रोड्यूस होता है। कैसे? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पे म्यू की। म्यू तो हमारे पास क्या आ गया? मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, जैसे डायपोल मूवमेंट होता है, यहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट है। अब इसमें जो म्यू एल है, ये हमारे पास बेसिकली एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम एल से, या एंगुलर क्वांटम नंबर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे ये जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, इसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। और जो हमारे पास इस तरह होगा म्यू एस, इसको हम बोलेंगे स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। अब ये बेसिकली ओवरऑल तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो म्यू है, लेकिन म्यू आगे दो तरह से है, ये और ये। अब इसका मतलब अगर हम म्यू निकालना चाहते हैं तो हमें इसको और म्यू एस को सम कर देना है, ऐसे ही हमें म्यू एल और म्यू एस को सम कर देना है। अब यहां पे याद रखना, जो हमारे पास म्यू एल है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आपने जुबानी याद रखनी, इसको रट्टा मारना है। ये हमारे पास होती है एल इंटू एल प्लस 1 इंटू ई एच ओवर 4 पाई एम सी। ये मैंने म्यू एल की वैल्यू लिखी है, ठीक है। और ये जो हमारे पास म्यू एस है, इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू अंडर रूट, फिर ये होती है एस इंटू एस प्लस 1, और फिर ये साथ ई एच ओवर 4 पूरा लिख दूं, 4 पाई एम सी। ये वैल्यूज अब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, आसान है। यहां पे आपने एल यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और यहां पे आपने स्पिन यानी एस क्वांटम नंबर लेना है, ठीक है। और बाकी ये ई एच क्या है? ई यहां पे हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है,
चार दोनों इलेक्ट्रॉन है, जो कि आपको पता है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। और जो h है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकंड होती है। और जो हमारे पास पाई है इसकी वैल्यू 3.14 होती है। m इज द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है विच इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सारी वैल्यूज कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो ये तो सारा कांस्टेंट है, तो इसको तो हम बाद में देख लेते हैं। तो इसको हम बाद में यूनिट जो ओवरऑल इसका बनेगा बोहर्स मैग्नेटोन बनेगा, बीएम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बहरहाल पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व जारी बात है, पेपर में आपने ये सॉल्व करके बताना है। तो इसमें कॉमन ये चीज़ आ रही है, तो पीछे बच गया हमारे पास l इंटू एल प्लस 1 ये अंडर रूट, और इधर बचा हमारे पास प्लस 2 इंटू एस इंटू एस प्लस 1, और सब में कॉमन क्या आ गया, यस ये आ गया ई एच बाई 4 पाई एम सी। तो ये जो हमारे पास है ये बोहर्स मैग्नेटोन के बराबर होता है, ये जो सारा कांस्टेंट है। इसको बोहर ने जो कैलकुलेट किया उसने अपने ही नाम से इसको बोहर मैग्नेटोन कहा, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे फिर बीएम। मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, बीएम स्टैंड फॉर बोहर्स मैग्नेटोन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी से मुराद क्या है, बोहर्स मैग्नेटोन। इसकी भी वैल्यू होती है, बहरहाल आप बस इसको इतना याद रखें, बोहर्स मैग्नेटोन है ये। अब एक चीज़ है स्टूडेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे वो शेयर करने लगा हूँ। देखो जो हमारे पास जब भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ कॉम्प्लेक्स बॉन्डेड होंगे ना, तो वो उसको ऑर्बिटल स्पिन को सीज कर देंगे। जारी बात है, बॉन्ड तभी बनता है ना, देखो वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने ऑर्बिटल्स में रोटेट कर रहे थे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा था। जब लिगेंड आके उनके साथ बाइंड हो जाएंगे तो वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान अब यूं वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। तो अब उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ड्यू टू वाइब्रेशन या स्पिन की वजह से, तो इसकी वजह से अब नहीं होगी। तो जब वो बॉन्ड बना लेंगे, लिगेंड के साथ अटैच हो जाएंगे सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन, तो फिर उनकी ये वाली जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट थी, जिसको हमने क्या बोला था, यस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ये तो हो जाएगी सिफर। तो ये सारा कुछ जीरो हो जाएगा। तो फिर हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, यस हमारे पास बच जाएगा 2, क्योंकि ये सारा जीरो हो गया, तो 2 इंटू एस प्लस 1 एस इंटू एस प्लस 1, ठीक है। और आगे आ गया बी एम, और यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ, चूंकि हमारे पास जो l इंटू एल प्लस 1 है और इसका जो अंडर रूट है, ये सारा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, जब लिगेंड्स अप्रोच कर जाएंगे, ठीक है। ऑल दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बचा। अब आपको पता है हमारे पास जो स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, ये इसकी दो वैल्यूज होती हैं, +1/2 और -1/2। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लें, सही है, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लें, तो जो हमारा सिंगल एक इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एक ही स्पिन होगी, या उसकी क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए है ना, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम कह सकते हैं हमारे पास जो म्यू की वैल्यू वो होगी 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1। आई रियली होप ये बात आपको समझ आई, क्योंकि यहां पे हमने s को क्या लिया, यस 1/2 लिया। अब स्पिन दो तरह की होती है, +1/2 और -1/2। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एट अ टाइम एक ही स्पिन होगी, तो इसलिए हमने ये लिख लिया। क्लियर है, क्योंकि जाहिर बात है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही की वजह से जो हमारे पास है वो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर पेयर्ड हो गए फिर तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिफर हो जाएंगी। अब आपने एक काम करना है, अब मैं बाकी इधर इरेज करके इसको लिखता हूं, आगे सॉल्व करता हूं। जी अब हम इसको ना आगे सॉल्व करते हैं। देखो अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद n हो, जैसे यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो उसकी स्पिन 1/2 थी। अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n हो, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये कितने हो जाए, इज इक्वल टू n, तो फिर जो हमारे पास s होगी वो n/2 हो जाएगी। ये अब आपने याद रखना है, ठीक है। तो जहां पे हमने 1/2 पुट किया हुआ है फॉर n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वहां पे फिर अब हम n/2 पुट करेंगे। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो म्यू हमारे पास आ गया 2 इंटू n/2 प्लस 1। सिंपल है ना। देखो जहां पे 1/2 आ रहा था वहां पे हमने n/2 पुट कर दिया। अब एक चीज तो आपको पता है सारों को
कि जो हमारे पास 4 का अंडर रूट होता है वो 2 के बराबर होता है। तो इस 2 को अगर मैं अंदर भेज दूं 2 को, तो ये 4 बन जाएगा। तो ये बनेगा 4 मल्टीप्लाइज बाय n/2 एन इंटू n/2 + 1 और इस सारे का अंडर रूट है और bm साथ आ गया, बोहर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, ये यूनिट है। अब इसको इसे काट दो तो ये हमारे पास बचा 2n इंटू n/2 + 1 और आगे bm। अब ये 2n जो है इसमें से सिर्फ जो 2 है, n भी वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ 2 को अंदर भेजो, मतलब अंदर ब्रैकेट में ज़रब दे दो, तो ये बचेगा n इंटू n/2 मल्टीप्लाइज बाई 2 प्लस करके 1 मल्टीप्लाइज बाई 2। ये बना। इसको मैं ना पूरा सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे n बचा, ये 2 से 2 कट गया, तो ये भी n बचा प्लस ये 1 2 2 हो गया। तो ये हमारे पास दिस इज द फाइनल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इफ वी हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 0 होंगे। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इफ n इज इक्वल टू 0, इफ n से मुराद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सारा कुछ ये 0 होगा, ये सारा। तो हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0 bm। सो ये सब्सटेंसेस हमारी डायामैग्नेटिक होंगी। अब जो वीडियो का नेक्स्ट हिस्सा है उसमें मैं आपको बताता हूं कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स कैसे होती है, और फिर हम चंद एग्जांपल्स लेके और डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन लेके देखते हैं लो स्पिन और हाई स्पिन हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन जो कंपाउंड्स हैं या जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं वो किस तरह से मैग्नेटिक बिहेवियर अपना शो करते हैं इन देयर लो और हाई स्पिन मोड। जी, अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास टेट्राहेड्रल है उसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कैसे होती है। देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुताबिक जब लिगेंड और सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन अप्रोच करते हैं तो उनमें रिपल्शन भी होती है। रिपल्शन की वजह से डी स्प्लिटिंग हो जाती है। ये हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा हुआ है। तो हम देखेंगे जो हमारे पास यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें स्प्लिटिंग कैसे होती है डी की, और ऑक्टाहेड्रल में कैसे होती है। और फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स लो और हाई स्पिन में कैसे जा सकते हैं और अपनी कितनी जो है वो स्पिन शो कर सकते हैं। देखते हैं। देखो, टोटल 5 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स। अब आपको पता है जब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की तो हमारे पास जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये 3 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? यस, dxy, dyz और dzx। इनको हम यहां पे कहते हैं T2। इसके साथ जी नहीं लिखते, मैं उसकी वजह भी बताता हूं। और ये हमारे पास होते हैं dx² माइनस y² और dz²। इसको हम कहते हैं E। ठीक है, वैसे Eg भी लिख सकते हैं लेकिन G हम तब लगाते हैं जब हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। तो चूंकि हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, इनके साथ हम G नहीं लगाते। ऑलराइट, ये T2 और ये E। और ये जो एनर्जी का गैप है, ये स्प्लिटिंग जो गैप होता है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा T। T से मुराद यहाँ पे टेट्राहेड्रल है। डेल्टा मीन एनर्जी का जो डिफरेंस आया। देखो, स्प्लिटिंग को हम पहले CFT में पढ़ चुके हैं। जो हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, लिगेंड्स जो होते हैं वो बिटवीन दी एक्सेस अप्रोच करते हैं, तो रिपल्शन बहुत कम होती है यहाँ पे। इसलिए ये जो एनर्जी का गैप होता है ये इतना ज़्यादा नहीं होता। और ज़्यादा रिपल्शन किनको होती है? ये जो एक्सेस के दरमियान लाई करते हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स हैं जो ये एक्सेस के दरमियान लाई करते होते हैं और ये एक्सेस के ऊपर लाई करते हैं। क्योंकि लिगेंड भी सेंट्रल के एक्सेस के दरमियान अप्रोच कर रहा होता है, इसलिए फिर इन पे थोड़ी सी रिपल्शन, इनका इंटरेक्शन लिगेंड के साथ ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए ये ज़्यादा रिपेल होकर ऊपर एनर्जी में चले जाते हैं। यानी ये अनस्टेबल हैं, ये स्टेबल हैं, ये हाई एनर्जी हैं, ये लो एनर्जी हैं। ये हो गई हमारे पास टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। अब अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें, चलो वो मैं इधर बना देता हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की, डी के अंदर मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन लेके, तो फिर उसको देखते हैं। अब जो ऑक्टाहेड्रल है इसमें 2 तरह के होते हैं, लो और हाई स्पिन। इसमें तो है ही लो स्पिन, क्योंकि एनर्जी का गैप हाई स्पिन, ये हमेशा क्या रहता है? हाई स्पिन। हाई स्पिन इसलिए रहता है क्योंकि इसमें एनर्जी का गैप कम होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादातर अनपेयर्ड रहते हैं, और जहां पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं उसको हम हाई स्पिन कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। हाई स्पिन कब होते हैं? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। और लो स्पिन कब होता है? लो स्पिन इसमें हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें एनर्जी का गैप जो है वो थोड़ा है। लो स्पिन तब हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा होंगे, वो हम आगे चल के बात करते हैं। बहरहाल इतना समझ लो, जो हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इसमें एनर्जी का गैप कम रहता है, इसलिए
जो हमारे पास ये डी की स्प्लिटिंग होती है कम एनर्जी के साथ होती है, तो इसलिए ज्यादातर जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये हाई स्पिन में लाई करते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, इसमें हाई और लो स्पिन का कॉन्सेप्ट होता है, वो तो हम आगे चल के देखते हैं। पहले देख लेते हैं इसकी स्प्लिटिंग कैसे होती है। 5 है हमारे पास, तो इसमें स्प्लिटिंग पहले वाले से डिफरेंट होती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो हमारे पास, और ये एनर्जी का गैप मैंने थोड़ा बना दिया, ये आप ज्यादा बनाओगे, देखो ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये जो dxy है, dyz है और dzx, ये नीचे होते हैं एनर्जी में, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं T2g, g यहाँ पे सेंट्रोसिमेट्री की वजह से। और जो हमारे पास दूसरे हैं dx² माइनस y² और dz², ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इनको ज्यादा रिपल्शन का सामना करना पड़ता है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जब फॉर्म हो रहे होते हैं लिगेंड्स, और जो सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स ये होते हैं, ये बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन होती है और ये ज्यादा एनर्जी की स्प्लिटिंग होती है। इसका मतलब जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होती है ये एनर्जी ज्यादा के साथ होती है, तो O इसके साथ हम लिखते हैं, या OCT लिख देते हैं ऑक्टाहेड्रल, जैसे यहाँ पे हमने T लिखा था। अंडरस्टैंड? इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है हाई और लो स्पिन का, वो डिपेंड करता है लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ पे, लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ पे, उसमें मैं बात करता हूं। लेकिन पहले बल्कि उसी पे बात कर लेते हैं। देखो, अगर यहां पे हमारे पास एक कंपाउंड हो CONH3 6, ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर स्फीयर पे प्लस चार्ज है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये जो अमोनिया लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड इफेक्ट रखता है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ठीक है। तो ये ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करके ज्यादा एनर्जी गैप क्रिएट कर देता है। और इसी तरह अगर हमारे पास COF6 हो, इसको इकट्ठा ऐसे लिख लेता हूं, COF6, इस स्फीयर पे -3 चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये +3 है। मैं लिख देता हूँ, ये आपको निकालना तो सिखाई हुई है बहरहाल। ये तो चूंकि यहाँ पे फ्लोरीन वीक लिगेंड्स हैं, तो वीक लिगेंड्स की वजह से यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगी डी की, ये कम एनर्जी के साथ होगी। स्प्लिटिंग वैसी ही होगी जैसे पहले होती है, यानी ये 3 नीचे, बाकी वो आपको पता है नाम इनके, वो लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो एनर्जी गैप है ये कम है ये ऑक्टाहेड्रली, ठीक है। तो अब जो कोबाल्ट होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 27। इसका जो डी होता है उसके अंदर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन और एस में होते हैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 9 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एस और डी में मिला के। जब ये अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 एस में से गए और एक डी में से गया, तो पीछे इसके पास बचे 6 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी? यस 6। अब हम यहां पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। अब जब हम बात करते हैं ना यहां ज्यादा एनर्जी गैप में, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है, तो स्प्लिटिंग चूंकि ज्यादा हो चुकी है, एनर्जी का गैप ज्यादा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में फिल होंगे यहां, फिर जो 1 इलेक्ट्रॉन, ये बल्कि पूरे हो गए 2 4 और ये 6, तो हम इसको बोलेंगे यस ये लो स्पिन हो गया, शाबाश। क्यों? क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड रहे, तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या आएगा? 0.0 BM, सही है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई है ही नहीं। और जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन अभी हमने पढ़ी है, वो हमारे पास थी n × n+2 √BM, तो जब हम यहां n की जगह 0 पुट करेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आ जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियरली समझ आई। अब यहां देखें, यहां पे भी वही 6 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल मेटल एटम के पास, यानी कोबाल्ट के पास, ये मैंने ज्यादा लिख दिए, ये हो गए 6, ठीक है। अब यहां पे चूंकि एनर्जी का गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन 3 यहां आने के बाद डायरेक्ट यहां पहुंच जाएंगे, 5 हो गए और 6 ये, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लो 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे हम हाई स्पिन, दिस इज कॉल्ड हाई स्पिन। उम्मीद है कि समझ आई होगी ये बात, ये हाई स्पिन, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, तो यहां n की जगह हम क्या पुट करेंगे? 4, फिर उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जाहिर बात है ज्यादा वैल्यू होगी, इसका मतलब ये हाई स्पिन हो गया। तो जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग थी, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में हमारे पास 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होके आते हैं, हाई स्पिन और लो स्पिन। लेकिन यहां पे ऐसा सीन नहीं, ये हाई स्पिन ही रहते हैं। क्या रहते हैं? हाई स्पिन। एक तो ये चीज हो कॉम्प्लेक्स है, और हमारे पास डी में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो यहां जाएगा, तो अभी भी क्या हुआ? हाई स्पिन। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो यहां जाएगा, फिर भी हाई स्पिन, है ना। अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो यहां चला जाएगा, एनर्जी का गैप कम है तो वो ऊपर जंप कर जाएगा, तो 1 2 3 अनपेड और ज्यादा हाई स्पिन हो गया। 4 होंगे
तो और ज़्यादा हाई स्पिन, 5 होंगे तो और ज़्यादा हाई स्पिन। तो टेट्राहेड्रल फॉर्म में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 तक आपके पास मैक्सिमम आपको स्पिन मिलेगी, जिसको मैक्सिमम, और इसमें जो हमारे पास n की वैल्यू होगी, इस केस में n की वैल्यू 5 आ रही है ना। तो यहाँ पे कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें जब हम n की जगह 5 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 5 जमा 2 करेंगे, 5 जमा 2 7, 7 को 5 से ज़रब दोगे तो 35 आएगा। मेरे ख्याल में मैं सही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, पहले भी मैंने की, सही है, देख लेना, अगर ज़रब तकसीम करते हुए मुझसे कोई गलती हुई है तो आप देख लेना। अब अगर छठा इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो वो यहाँ जाएगा, तो पेयर्ड हो, अब 4 रह गए, अब तादाद कम होना शुरू हो जाएगी, फिर एक और आएगा, तो फिर अब जब हम 5 की बात कर रहे थे ना, 5, तो उसको हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। जैसे ये आयरन की कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 में हो सकता है, +3 में होता है, और क्रोमियम की ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इस तरह करके ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है। अब अगर यहाँ ऐसे 2 हुए तो यहाँ, तो अब कितनी वैल्यू रहेगी, 3 अनपेयर्ड रह गए। अब एक और होगा तो 2 अनपेयर्ड रह जाएंगे, है ना। यहाँ एक और, अगर एक और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1 अनपेयर्ड रह जाएगा, अगर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएंगे। तो इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन अगर डी में होंगे तो फिर जो टेट्राहेड्रल फॉर्म होगी उसके अंदर आपको हाई स्पिन मिल ही नहीं सकता, फिर वो लो स्पिन होगा। ये हाई स्पिन मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा रहने दिया। अब ये जो हमने इलेक्ट्रॉन पेयर किए हुए ना, ये सारे लो स्पिन है। क्लियर? यस। अब हम इस पे आते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारे पास डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब मैं इसको सारों को दोबारा बनाता हूँ, 1 2 3 4 5, इधर भी बना लेता हूँ दोबारा, 1 2 3 4 5, और इधर हम सारों को इरेज करना पड़ेगा, और ये भी नहीं हम बात करें, अब ये जनरल बात करें। पहले तो हमने एक स्पेसिफिक एग्जांपल ली ना, अब हम जनरलाइज करें इसको, और ये भी मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ से भी हम 1 2 3, ठीक है। अब सपोज करो हमारे पास डी में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 1 2, डी में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। चलो हम यहाँ भी पुट करके देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पुट करके देखते हैं। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाना है, इसमें 1, तो ये तो हुआ ही हाई स्पिन, तो इसमें स्पिन आएगी, ये लो स्पिन में इरेज कर देता हूँ, ठीक है। वो भले ज़्यादा एनर्जी स्प्लिटिंग हो या कम एनर्जी स्प्लिटिंग हो, 1 इलेक्ट्रॉन अगर डी में पड़ा होगा तो वो आपको मैग्नेटिक मूवमेंट 0 नहीं दे सकता, उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। अगर हम डी को 2 कर दें तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1, इसमें 1 यहाँ आ गया इसमें, तो अब ये स्पिन को और बढ़ा देगा, भले वो ज़्यादा स्प्लिटिंग हो या कम स्प्लिटिंग हो, ठीक है। अब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना। अगर हम 3 कर दें, 3, इधर भी मैं लिख ही देता हूँ। बहरहाल ये बाय द वे लो स्पिन है, ओवरऑल स्प्लिटिंग जो है, ये स्प्लिटिंग लो स्पिन होती है और ये स्प्लिटिंग हाई स्पिन कहलाती है। बहरहाल यहाँ पे तो हम डी में इलेक्ट्रॉन वेरी करके देख रहे हैं, 1 2 3 यूँ। तो इसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो अभी भी देखो इसमें भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी, तो अभी भी इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तकरीबन बराबर ही होंगी, ठीक है। दोनों में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर डी में 4 आ जाएं, है ना, तो इधर 4 हो जाएंगे, जब इधर 4 होंगे तो इधर भी 4 हो जाएंगे, इसका चौथा इधर जाएगा, लेकिन इसका चौथा ऊपर जाने की बजाय यहाँ ही पेयर्ड हो जाएगा। तो अब इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन आने के साथ साथ ये लो स्पिन होना शुरू हो गया, यानी स्पिन को कम करना, लेकिन अभी तक इसकी स्पिन बढ़ती जा रही है। जब ये 5 आएंगे, अब हम 5 कर लेते हैं, इधर भी 5 आएंगे, ठीक है, तो 5वां इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इसका 5वां इधर आ जाएगा, ये स्पिन को और कम कर देगा, समझ आई। तो D5 में इसमें सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, और हाई स्पिन के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर ये D हम कितना कर दें, 6, तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो देखो इसमें हाई स्पिन में n की वैल्यू अब कितनी रही, 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 bm हो गया, 0.0 bm इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा 0 नहीं होगा, यानी इसका मैग्नेटिक मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, अगर डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी, कोबाल्ट हेक्सामीन जो था उसके अंदर हमने देखा कि डी में 6 इलेक्ट्रॉन थे तो वो 0 मैग्नेटिक मूवमेंट शो कर रहा था, ये वही बात होगी। तो मैं आपको वहां तक ले आया हूं, ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। अब अगर हम यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये 7वां इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली यहाँ जाएगा, तो इसके अंदर भी जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो पे। अब देखो 7वें इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हुआ, जो ऑक्टाहेड्रल में
लो स्पिन था वो थोड़ा सा स्पिन हो गया, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आने, लेकिन इसकी स्पिन में थोड़ी कमी होगी क्योंकि अब n की वैल्यू कितनी रह जाएगी 3, लेकिन फिर भी इसकी स्पिन ज़्यादा होगी, इसकी n की वैल्यू अब 1 हो जाएगी, लेकिन अब इसकी 0 नहीं होगी, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। इसी तरह 8, 9, 10, चलो वो भी कर देते हैं। 8 किया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आया यहाँ पे, तो इसकी n की वैल्यू कितनी होगी 2, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आया 8 में आने की वजह से, ये पहले मैंने इधर लगाया नहीं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक और पेड़ हो गया, तो इसकी n की वैल्यू क्या होगी 2। अब जब 9 आएगा 9, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा, यहाँ पे भी और हो जाएगा, यहाँ पे इसकी n की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना, और इसकी n की वैल्यू हमारे पास जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेड़ हो गया तो इसकी n की वैल्यू, तो d में अगर 9 इलेक्ट्रॉन होंगे ना तो लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल में और हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल में n की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो दोनों का ऑलमोस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर आएगा। अंडरस्टैंड? अगर हम इसको 10 कर देंगे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी। तो अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे सेंट्रल मेटल एटम के, तो फिर हमारे पास भले वो ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन हो या हाई स्पिन हो, तब दोनों की स्पिन ही 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये सारी बातें जो मैंने आपसे की हैं, खासतौर पे जो लास्ट पे मैंने इलेक्ट्रॉन चेंज कर करके की हैं, ये आपको समझ आई होंगी। मुख्तलिफ बुक्स में ना ये उसने एक चार्ट बनाया होता है, ठीक है, उसमें ही उसने वैल्यू लिखी, तो वो डायरेक्ट पढ़ के समझ नहीं आती, इसलिए मैंने एक एक चेंज करके बार बार उसको बताया। तो आई रियली होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा कि किस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस। अगर आपको ये समझ आया, इसको लाइक ज़रूर कर देना है और दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।